हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जनरल साइंस के टॉपिक हमारे कंटिन्यू है। आज का हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है वो है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब है बहुलक। बहुलक होता क्या है, नाम से पता लग रहा है। पॉली मतलब बहुत सारी, लक मतलब इकाइयां। पॉली मतलब अनेक, मर मतलब इकाइयां। जब बहुत सारी इकाइयां मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करें उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक में क्या होती हैं, छोटी छोटी इकाइयां जो होती हैं, छोटी छोटी इकाइयां मिलती हैं और एक बड़े अणु का निर्माण करती हों, उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक में अपन बात करें, बहुलक जो है प्राकृतिक बहुलक भी होते हैं, कृत्रिम बहुलक भी होते हैं। कृत्रिम बहुलक में अपन बात करें, एक तो अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है, और एक होता है संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति में हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति से हमें जो प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें, प्रोटीन, कपास, डीएनए, ये सब क्या है, प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। कृत्रिम बहुलक किसे कहेंगे, जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं या मानव द्वारा निर्मित बहुलक होते हैं। जैसे अपन बात करें इनके एग्जाम्पल की, इनके उदाहरण की अपन बात करें तो इनमें अपन बात कर सकते हैं, जैसे जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, ये सब क्या हैं, कृत्रिम बहुलक कहलाते हैं, जिनको प्रकृति में हम विभिन्न जो परिस्थितियां हैं, प्रायोगिक परिस्थितियां, उनमें रखते हुए इनका निर्माण करते हैं। अलग अलग केमिकल की रिएक्शन कराते हैं और उनसे इनका निर्माण हम करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है पॉलीमर, यहाँ से मैं मानता हूँ कि परीक्षा में एक प्रश्न जो है आपके बनेगा ही बनेगा। तो देखते हैं हम कि पॉलीमर जो है उसकी सामान्य डेफिनेशन क्या है। बहुलक या पॉलीमर शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं उनसे मिलकर बना है ये, जिसमें पोली मतलब अनेक और मर मतलब इकाइयां, यूनिट्स, मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या करती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती हैं और रिपीटिशन होती हैं, वो आपस में एक जुड़कर
एक संरचनात्मक इकाई मिलती हैं और एक बड़े अणु का निर्माण करती हों, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सामान्य सा टॉपिक है और जल्दी से तैयार हो जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। बहुलक जो हैं बहुत सारी छोटी इकाइयाँ पुनरावृत संरचनात्मक इकाइयों के आपस में जुड़ने से एक बड़े अणु का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह होती है जैसे अपन छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर एक दीवार का निर्माण कर लेते हैं। उसमें जो ईंट होती है वह एक यूनिट का कार्य करती हैं और पूरी दीवार जो होती है वो बहुलक के रूप में हमें दिखाई देती है। अब बात करें हम कि सामान्य की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि बहुलक जो होता है एक मैक्रोमोलिकुलर होता है, मोलिक्यूल होता है, बड़ा अणु होता है ये। इसका अणुभार जो होता है वह उच्च अणुभार होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि कम अणुभार वाले, हम ये भी कह सकते हैं कि कम अणुभार वाले इकाइयाँ मिलती हैं और उच्च अणुभार उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करती हैं। वो भी क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इसका निर्माण बहुत सारी छोटी छोटी और सरल इकाइयों से जुड़ने से होता है। इन छोटी और पुनरावृत होने वाली इकाइयों को मोनोमर कहा जाता है। जो एक ईंट होती है दीवार में उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमर के नाम से जानते हैं। एक लक के रूप में हम उसको डिफाइन करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत से एकलक अणु आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं, उसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण की परिभाषा क्या आई, बहुलीकरण बहुलक बनने का जो प्रोसेस होता है, बहुलक बनने की प्रक्रिया, सीधी शब्दों में बात करें बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है, अपन बात करें अणुभार। बहुलक का अणुभार बहुत अधिक होता है। अणुभार जो है 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7 डाल्टन के बीच होता है। डाल्टन क्या है, यहाँ पर परमाणविक द्रव्यमान की इकाई होती है। परमाणुओं की इकाई की जो द्रव्यमान का जो एक यूनिट है वो डाल्टन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बहुलक जो है उच्च अणुभार वाला एक यौगिक होता है। इसका जो अणुभार है, इसका जो अणुभार है वो कितना होता है, बहुलक का जो अणुभार होता है वो 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7 डाल्टन तक होता है। डाल्टन जो है परमाणु के द्रव्यमान की यूनिट होती है जिसमें हम बहुलक के द्रव्यमान को मापते हैं। अब आता है एक लक क्या होती है, मोनोमर्स किसे कहेंगे। एक लक वे सरल अणु होते हैं जो आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर बहुलक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और बहुत से एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं। बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि जैसे दीवार बनाने के लिए हम एक ईंट को यूज़ करते हैं और बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण करती है, तो वहाँ एक ईंट जो होती है वह एक यूनिट जो होती है उसे मोनोमर कहते हैं। और बहुत सारी ईंटें आपस में जुड़ती हैं, वहाँ बंध का काम सहसंयोजी बंध करता है। यहाँ पर हम जो हैं ये कह सकते हैं कि बहुत सारी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं, एकलक होते हैं, वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उससे मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और वही क्या कहलाती हैं, बहुलक कहलाती हैं। जैसे एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, पॉलीथीन एक जो है बहुलक हैं, कृत्रिम बहुलक हैं ये, जिसका एकलक जो है वो क्या है, एथीन जो होता है उससे उसके अणु जो होते हैं मिलते हैं और पॉलीथीन का निर्माण करते हैं।
तो एथीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। बहुत सारे एथीन मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, उसकी एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ यह एथीन है, इसके आगे मैंने N लगा दिया, मतलब अणुओं की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। C तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N। तो इस प्रकार आगे भी जो है ये अणु जो मोनोमर हैं वो आगे जुड़ते जाएंगे और एक लंबी चेन का निर्माण करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, हम पॉलीथीन कहेंगे। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथीन का बहुलक होता है। अभी डिस्कस करेंगे अपन, जब क्लासिफिकेशन होगा उसमें आएगा कि पॉलीथीन कौन सा बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है, कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया है। अब प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण की बात करूं मैं कि बहुलक जो है, एक तो कृत्रिम बहुलक होते हैं, एक नेचुरल जो होते हैं हमारे प्रकृति से प्राप्त होने वाले। तो सबसे पहले बात करूं मैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक बहुलक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलते हैं और वो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध जो होता है उसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक बहुलक होता है। यह एमिनो अम्ल जो होते हैं उसका बहुलक होता है। एमिनो अम्ल यहाँ एकलक इकाई के रूप में कार्य करता है और यह पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में कि प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है और बहुत सारे एमिनो अम्ल जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आता है हमारी बॉडी में डीएनए, जो न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंतर्गत जो है और जेनेटिक्स जो इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं होती है, उनको आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। यह भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक होता है। डीएनए जो होता है जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसका बहुलक होता है। तो दूसरा है डीएनए। तो डीएनए के बारे में बात करें हम, तो डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। पैतृक से संतान के अंतर्गत जो है सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के द्वारा ले जाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। किसका बहुलक है, पोलियोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुत सारी पोलियोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं और किसका निर्माण करती है, डीएनए का निर्माण करती हैं। जैसे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं और डीएनए का निर्माण कर देती हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एक मोनोमर का कार्य करता है। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और उससे डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब आता है पॉलीमर के कुछ शब्द हैं, उसका बात करें कि पॉलीमर जो है सबसे पहले 1833 के अंतर्गत जॉन्स बर्जीलियस के द्वारा उपयोग किया गया शब्द था। ये पॉलीमर जो है उसका उपयोग जो है शब्द का सबसे पहले 1833 में वैज्ञानिक जॉन्स बर्जीलियस के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। अब हमारा टॉपिक थोड़ा जो है सिस्टमेटिक तरीके से अब आगे स्टार्ट होने वाला है। अभी तक जो भी बात हम पढ़ रहे थे सिर्फ आपको उस टॉपिक से कनेक्टिविटी करने के लिए हम बात कर रहे थे। अब पढ़ रहे हैं हम बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो बहुलक जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इनका क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुलक को उसके स्रोत के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक, एक होता है अर्धसंश्लेषित बहुलक और तीसरा होता है संश्लेषित बहुलक। जैसे स्टार्टिंग में हमने समझाया आपको कि उत्पत्ति के आधार पर या उसके पदार्थ के आधार पर हम जब बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत्रिम बहुलक होता है, एक संश्लेषित होता है और एक अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। सबसे पहले प्राकृतिक बहुलक वो हम पढ़ चुके हैं, जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। बिल्कुल हम बता देंगे कि जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, अर्थात पौधों से प्राप्त होते हों, जंतुओं से प्राप्त होते हों और दैनिक जीवन का एक हमारा इम्पोर्टेंट अनिवार्य हिस्सा होते हैं,
वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे बात करें प्रोटीन के बारे में बात कर चुके हैं, एमिनो अम्ल की मोनोमर इकाइयां हैं वो आपस में जुड़ेगी, प्रोटीन का निर्माण कर लेगी। जैसे डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, वो भी प्राकृतिक बहुलक हैं। जैसे अपन बात करें प्रोटीन का, हम समझ चुके हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, पेप्टाइड बंध आपस में जुड़ते हैं और उससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। प्रोटीन जो होता है शरीर में जो सेल्स की जो ग्रोथ होती है और सेल्स का जो निर्माण होता है उसमें डिवीजन में अपना भाग निभाता है अपने महत्वपूर्ण। तो शरीर का निर्माण करने में और कार्यों के लिए प्रोटीन हमारे आवश्यक होता है। उसके बाद जैसे अपन बात करें कॉटन की, कॉटन जो होता है किसका बहुलक होता है? सेल्यूलोज का बहुलक होता है। क्वेश्चन परीक्षा में आया कि कपास किसका बहुलक होता है? आंसर डायरेक्ट देंगे हम, किसका? सेल्यूलोज का बहुलक होता है। यह भी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। रेशम, यह एक प्राकृतिक बहुलक है। जो रेशम क्या है? एक प्रोटीन फाइबर है। हमने जब जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ा था तो बोम्बिक्स मोराई के बारे में पढ़ा था हमने कि जो रेशम का जो कीट होता है उसकी लार से क्या करता है? स्त्रावित करता है और वो हवा से क्रिया करके किसका निर्माण करती है? रेशम का निर्माण करती है। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स वाले बहुलक हैं। उसके बाद बात करें सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? प्रोटीन के बहुलक हैं। याद रखना आप लोग, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये प्रोटीन बहुलक के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावित होता है और यह भी क्या है? फ्रक्टोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? फ्रक्टोज का। आपसे पूछ लिया जाए इंसुलिन हार्मोन किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का बहुलक होता है। कपास के बारे में पढ़ चुके हैं, ये सेलुलोज का बहुलक होता है। अन्य उदाहरणों में मन स्टार्च हैं, सेल्यूलोज हैं, प्राकृतिक रबर हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं। ये सब जो हैं कौन से बहुलक कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। सीधी सीधी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। आपसे पूछा जाए कि रेशम क्या है, आप बता देंगे डायरेक्ट प्रोटीन फाइबर हैं। डीएनए आरएनए किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। प्रोटीन जो होता है किसका बहुलक होता है? एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। अब आता है सेमी सिंथेटिक्स पॉलीमर्स, अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये बहुलक जो होते हैं प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलकों में कुछ रासायनिक परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। आपको प्राकृतिक जो बहुलक प्राप्त हुआ है उसमें आप केमिकल रिएक्शन कराओगे और उसके द्वारा उसको रूपांतरित करके एक जो नया पदार्थ बना रहे हो। यहाँ मूल पदार्थ तो प्राकृतिक ही होता है, इनके गुणों को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में इनको संशोधित कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक के रूप में जानते हैं। समझना आप लोग कि अर्ध संश्लेषित बहुलक में जो हमारे पास प्राकृतिक बहुलक हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उसकी केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ पर बेस जो होता है वो प्राकृतिक ही होता है, केवल इसके गुणों को बेहतर बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन आवश्यक होती है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे अपन बात करें कि सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक होता है, लेकिन सेलुलोज की हम क्रिया किससे करा दें? HNO3 से करा दें। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के द्वारा अगर क्रिया कराई जाती है तो सेलुलोज नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेलुलोज जो है वो एक प्रकार का जो नेचुरल बहुलक होता है, उसकी क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो सेलुलोज नाइट्रेट का निर्माण होता है, जो सेलुलोज के जो गुण होते हैं उससे भी अच्छा होता है। ये इसमें गुण अच्छे होते हैं। जैसे अपन बात करें सेलुलोज एसीटेट। अब जैसे सेलुलोज एसीटेट की बात करूं मैं, सेलुलोज एसीटेट जो होते हैं उसके हम क्या कहते हैं? रेयोन के नाम से भी जानते हैं। यह सेलुलोज से ही व्युत्पन्न होता है। सेलुलोज की क्रिया जब अपन एसीटेट से करा दें, एसिटिक अम्ल से करा दें, तो उससे किसका निर्माण होगा? सेलुलोज एसीटेट का निर्माण होगा, जिसे अपन सामान्य जो नाम है रेयोन आपको पढ़ने में मिलता है वो रेयोन यही होता है। यह सेलुलोज से ही हमें प्राप्त होता है। तो हम प्राकृतिक बहुलक पढ़ चुके हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक पढ़ चुके हैं। अर्ध संश्लेषित में
हम जो है सेलुलोज नाइट्रेट के बारे में बात कर चुके हैं, सेलुलोज एसीटेट के बारे में बात कर चुके हैं। अब आता है संश्लेषित बहुलक। अब संश्लेषित बहुलक जो होते हैं वो पूरी तरह मानव निर्मित होते हैं, पूरी तरह मानव के द्वारा इनको प्रयोगशाला में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है और इन्हें मैन मेड पॉलीमर के नाम से भी हम जानते हैं। मतलब मानव निर्मित होते हैं पूरी तरह, और हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार की ऐसी जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं जो इन्हीं से बनाई जाती हैं, जैसे पॉलीथीन है, बैकेलाइट है, टैफ्लॉन है, नाइलॉन है, ये सब क्या है, संश्लेषित बहुलक होते हैं। तो हम बात करें संश्लेषित बहुलक के पर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये पूरी तरह मानव निर्मित बहुलक हैं जिन्हें प्रयोगशाला या उद्योगों में केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इन्हें मानव निर्मित बहुलक भी कहा जाता है। आज हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश वस्तुएं इन्हीं से निर्मित होती हैं। जैसे अपन बात करें कि थैलियाँ हैं, बोतल हैं आदि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। अभी आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि पॉलीथीन किस प्रोसेस से बनता है, पीवीसी किस प्रकार बनता है। जैसे थैलियाँ हैं, बोतलें हैं आदि बनाने में पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। पीवीसी, आपसे पूरा नाम पूछा जा सकता है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड का एक प्रकार का बहुलक होता है ये। पीवीसी के पाइप बनते हैं, खिलौने बनते हैं, फर्श आदि बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद आता है टैफ्लॉन। टैफ्लॉन जो है, सीधा सा क्वेश्चन बनता है, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उस पर एक परत जो चढ़ी होती है वो किसकी चढ़ी होती है, टैफ्लॉन की। आपने पुराने एग्जाम दिए होंगे, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, टैफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा बिजली के स्विच होते हैं और बर्तनों के जो हैंडल होते हैं उनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन परीक्षा का है कि बिजली के स्विच हैं, बर्तनों के हैंडल हैं, इन्हें बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बैकेलाइट का उपयोग करते हैं। उसके बाद नाइलॉन है, टेरिलीन है, कौन से रेशे हैं, ये संश्लेषित रेशे हैं। नाइलॉन और टेरिलीन जो हैं ये संश्लेषित रेशे हैं जिनका उपयोग कपड़े बनाने में, रस्सियां बनाने में आदि में किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि संश्लेषित बहुलक में पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, टैफ्लॉन है जो टर्थेलिक अम्ल वगैरह की क्रिया से बनता है, बैकेलाइट होता है जो बिजली के स्विच हैं, बर्तनों के हैंडल वगैरह बनाने में कार्य करता है इसका, नाइलॉन है, और टेरिलीन है जो टर्थेलिक अम्ल वगैरह आएगा उससे बात करेंगे अपन। टेरिलीन में संश्लेषित रेशा होता है, इसके कपड़े बनाए जाते हैं और रस्सियां बनाई जाती हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हो चुका है ये। अब दूसरा प्रोसेस आता है, दूसरा क्लासिफिकेशन आता है संरचना के आधार पर। हम पढ़ रहे हैं बहुलकों का क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ हमने पढ़ा है कि इनकी उत्पत्ति के आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर एक लक इकाइयां जो होती हैं, मोनोमर्स जो होते हैं, वह आपस में जुड़कर किस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। मोनोमर जो होते हैं वो आपस में जुड़कर किस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, एक सीधी श्रृंखला, शाखाओं वाली श्रृंखला, या एक जटिल जो जाल होता है उसका निर्माण अगर मोनोमर करते हैं तो उसके आधार पर हम बात कर सकते हैं। तो रेखीय बहुलक होता है, दूसरा होता है जैसे अपन सीधी सीधी जोड़ते जाएं तो वो होगा रेखीय बहुलक, दूसरा होगा शाखीय बहुलक, तीसरा होगा क्रॉस त्रिविम बहुलक। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्लासीफाई हैं ये। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, जो है रेखीय बहुलक। यहाँ पर मोनोमर इकाइयाँ जो है ना आपस में जुड़ती जाएगी और एक सीधी चेन का निर्माण करेगी, सीधी श्रृंखला का निर्माण करेगी। नाम से पता लग रहा है लीनियर पॉलीमर कहेंगे इसे अपन, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर। तो इन बहुलकों में जो मोनोमर इकाइयां होती हैं वो एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी और सीधी श्रृंखला बनाती हैं। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से
वेल पैक्ड होती है, अच्छी तरह से व्यवस्थित होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुलक कहेंगे। इनके गुण क्या क्या हैं, देखो इनकी वेल स्ट्रक्चर्ड जो संरचना होती है, इस वजह से इनकी डेंसिटी, इनका गलनांक और तन्य सामर्थ्य क्या होता है, अधिक होता है। यह सुव्यवस्थित तरीके से इनकी संरचना हमें देखने को मिलती है। तो इनका घनत्व है, इनका गलनांक है, गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और इनकी तनन्य सामर्थ्य मतलब तनने की जो क्षमता है वो सब क्या होती है, अधिक होती है। किसकी, रेखीय बहुलक की। रेखीय बहुलक समझ में आ गया आपको कि बहुलक की जो मोनो इकाइयां होती हैं वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ती जाए तो उससे किसका निर्माण होगा, रेखीय बहुलक का निर्माण होगा। जैसे भी अपन बात कर रहे थे पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बात कर रहे थे, ये सब सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। इनका गलनांक, घनत्व और तन्य सामर्थ्य अधिक होती हैं। अब उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हम एथीन का बहुलक पढ़ा था अपन ने, पॉलीथीन। पॉलीथीन देखी होगी आप लोगों ने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार की इसकी n इकाइयां थी। तो CH2 n बहुत सारी इकाइयां सीधी सीधी जुड़ती जाएगी, किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है, वाइनिल क्लोराइड जो है वो आगे जुड़ता जाएगा तो उससे पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन जाएगा। नाइलॉन है, पॉलिस्टर जो है, वो सब कौन से उदाहरण हैं, रेखीय बहुलक के उदाहरण हैं। आपसे रेखीय बहुलक के उदाहरण पूछें तो पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर जो है वो किस प्रकार के बहुलक हैं, हम बता देंगे ये रेखीय बहुलक हैं। अब आता है शाखित बहुलक। शाखित बहुलक में क्या होता है, इन बहुलकों में जो मुख्य तो श्रृंखला तो होती है रेखीय, और उससे विभिन्न इकाइयां, छोटी छोटी शाखाएं, ब्रांचेस निकल जाती हैं। कहने का मतलब है जैसे अपन बात करें CH2 तो ये मेन श्रृंखला तो चलेगी से सीधी, या उसमें क्या होगा, एक ब्रांच इधर से निकल जाए, एक ब्रांच इधर से निकल जाए, इस प्रकार किसका निर्माण कर देती हैं, ये शाखाओं का निर्माण कर देती हैं। और इस जगह दूसरे अणु जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, वो शाखित बहुलक का निर्माण कर देते हैं। देखो आगे देखना, इन शाखाओं के कारण ये श्रृंखलाएं एक दूसरे से सघन रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाती है। जब एक ब्रांच ऊपर निकल गई, एक ब्रांच नीचे निकल गई, मेन ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचें निकल जाती हैं तो सुव्यवस्थित रूप से यह सघन रूप से जुड़ नहीं पाती हैं। इसलिए रेखीय बहुलक की तुलना में इनका घनत्व, इनका गलनांक और तनन सामर्थ्य जो होता है वो कम होता है। समझ चुके होंगे आप लोग, रेखीय बहुलक का घनत्व, गलनांक और तनन सामर्थ्य क्या होता है, उच्च होता है, जबकि इनका कम होता है। इनके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो कम घनत्व वाली पॉलीथीन, कम घनत्व वाले लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है वो शाखीय बहुलक का उदाहरण होता है। ग्लाइकोजन, याद रखना, एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो इसका अच्छा उदाहरण है। ग्लाइकोजन जो है एक प्रकार का शाखीय बहुलक होता है। अब आता है क्रॉस या त्रिविमबद्ध बहुलक। अब इसमें क्या होगा कि इन बहुलकों में विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाएं आपस में प्रबल सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़ती हैं। मतलब बहुत सारी रेखीय जो लीनियर पॉलीमर जो चेन्स होती हैं वो आपस के अंतर्गत जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती हैं और 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमबद्ध बहुलक कहा जाता है। क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर्स के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर क्या है, विभिन्न रेखीय बहुलक जो श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ती हैं और त्रिविम जाल का निर्माण करती हैं। अब देखो, जब त्रिविम जाल बन रहा है, सहसंयोजी बंध प्रबल हैं, तो ये बहुलक क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब जैसे कांच जैसे नीचे पटकते चटक जाता है, वैसे भंगुर होते हैं। ये गर्म करते हैं तब भी पिघलते नहीं हैं। इस प्रकार के बहुलक कौन से होते हैं, त्रिविमबद्ध बहुलक होते हैं। रेखीय बहुलक, उसके बाद हमने पढ़ा शाखित बहुलक। और रेखीय बहुलक आपस में प्रबल सहसंयोजिक बंधों से बहुत सारी रेखाएं जुड़ती हैं और त्रिविम क्रोस्ड जो पॉलीमर है उसका निर्माण करती हैं। उदाहरण की बात करूं मैं, बेकेलाइट।
बेकेलाइट आपने देखा होगा कि बिजली के स्विच बनाने में, प्लग बनाने में और बर्तनों के हैंडल बनाने में उपयोग किया जाता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट तो बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? त्रिविम बहुलक है ये। मेलामाइन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है, इसका उपयोग न टूटने वाले जो क्रॉकरी होती है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, उसको बनाने में किया जाता है। वल्कनीकृत रबर, मतलब रबर को हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? वल्कनीकृत रबर कहा जाता है। रबर क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है, ठीक है, लेकिन इसकी सामर्थ्यता, इसके गुणों को बढ़ाने के लिए हम सल्फर के साथ इसको गर्म कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वल्कनीकृत रबर कहा जाता है। जो प्राकृतिक रबर होता है उसको क्या करते हैं? सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं तो किसका निर्माण होता है? वल्कनीकृत रबर का निर्माण होता है। वो किसका उदाहरण है? शाखित बहुलक का उदाहरण होता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है उसका उपयोग अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी होती है हमारे रसोई घर में, उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप लोग ये एग्जाम्पल लीनियर में, तो देखो ये वाला, यहां पर ऐसी श्रृंखलाएं आपस में सीधी सीधी जुड़ रही है, ये लीनियर हो रहा है। अब इसी में ब्रांच निकल गई है तो ब्रांचेज हो गया। क्रॉस्ड में ये इधर जुड़ गई, ये इधर जुड़ गई, ये इधर जुड़ गई। और नेटवर्क पॉलीमर में ये एक साथ अणु बहुत सारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, जैसे पॉलिस्टर है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल और नेचुरल बात कर रही है हम, ठीक है। अब आता है अंतरा आणविक बल के आधार पर। यहां से प्रश्न परीक्षा में बनता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, फिर शाखाओं के आधार पर पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं अंतरा आणविक बलों के आधार पर। यह वर्गीकरण जो बहुलक जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके मध्य जो लगने वाले जो बल होते हैं, चाहे वांडरवाल बल हो, सहसंयोजी बंध हो, हाइड्रोजन बंध हो, उनकी प्रकृति के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है। यह वर्गीकरण बहुलक जो श्रृंखलाएं होती हैं, बहुलक श्रृंखलाओं के बीच में लगने वाले आणविक बल, जैसे वांडरवाल बल हो गया, द्विध्रुव आकर्षण बल हो गया, या हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के ऊपर आधारित होता है। तो सबसे पहले कौन सा बहुलक आप बचपन से पढ़ते आए होंगे? एक तो होता है प्रत्यास्थ बहुलक, एक होता है ताप सुगट्टे बहुलक, एक होते हैं फाइबर, और एक होता है ताप दृढ़ बहुलक। ये आपने पढ़ाई होगा, ये टेबल आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक मतलब इलास्टिक पॉलीमर्स, ये रबर के जैसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। इन पर बल लगाने से ये खिंच जाते हैं और बल हटाने पर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। पढ़ते आ रहे हम प्रत्यास्थ बहुलक, जिन्हें हम खींचें तो खिंच जाएंगे, वापस छोड़े तो अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे बहुलकों को प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। इनकी बहुलक श्रृंखलाओं के बीच सबसे दुर्बल अंतरा आणविक बल पाया जाता है। यह बल श्रृंखलाओं को खींचने की अनुमति देता है। अगर प्रबल बल होगा तो आप उसको खींच ही नहीं पाओगे। तो उनके बीच जो श्रृंखलाएं होती है उसमें अंतरा आणविक जो बल होता है वो दुर्बल बल पाया जाता है। इस वजह से अपन उसको आसानी से खींच सकते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर हो गया, ब्यूना एस रबर हो गया, ब्यूना एन रबर हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? इलास्टिक पॉलीमर के उदाहरण हैं। इलास्टिक पॉलीमर समझ चुके होंगे आप। क्या बताया कि ये रबर जैसे ठोस पदार्थ होते हैं, इनकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इनको आप जैसे खींचोगे खींच जाएंगे, वापस छोड़ोगे तो अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे। इनकी श्रृंखलाओं के बीच में जो अंतरा आणविक जो बल होते हैं वो बहुत दुर्बल होते हैं, जो इनको खींचने की क्या कर देते हैं? परमिशन दे देते हैं। प्राकृतिक रबर हो गया, ब्यूना एस रबर हो गया, ब्यूना एन रबर हो गया और नियोप्रीन हो गया। अपन बात करें थर्मोप्लास्टिक, दूसरा कौन सा आ गया? थर्मोप्लास्टिक, जिसे हम ताप सुगट्टे प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। थर्म मतलब गर्म करना, जिसको गर्म करता है, करा अपन ने, गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और ठंडा होकर वापस कठोर हो जाते हैं।
इस प्रक्रिया को बार बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन क्या हो गई कि वे बहुलक जिनको हम गर्म करते हैं तो फटाफट मुलायम हो जाते हैं, और ठंडा करते हैं तो वो वापस क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं, ऐसे बहुलक जो होते हैं, उनको हम जो बहुलक के नाम से जानते हैं, थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को जब बार बार दोहराओगे आप, तो ये कौन से प्लास्टिक कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। अब देखो, इनमें अंतरा आणविक बल जो होता है वो प्रत्यास्थ बहुलकों से प्रबल और रेशों से दुर्बल होता है। गर्म करने पर कमजोर पड़ जाता है, श्रृंखलाएं एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। सीधी सी बात है कि जब हम बात कर रहे थे इसके पहले के एग्जाम्पल के अंतर्गत, उसमें जब हम रबर की बात कर रहे थे तो वहां अंतरा आणविक बल जो था दुर्बल था, उसकी तुलना में यहाँ पर जो है वो अधिक प्रबल बल देखने को मिलता है हमें। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, और पॉलीस्टाइरीन जो है किस प्रकार के उदाहरण हैं, थर्मोप्लास्टिक के। आपसे पूछा जाएगा पॉलीथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिन। पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या है, थर्मोप्लास्टिन। पॉलीस्टीन जो है किसका उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिन का। अब आता है फाइबर। अब फाइबर जो होते हैं ये धागे बनाने वाले बहुलक होते हैं जिनकी तनन्य सामर्थ्य और मापांक जो है वो बहुत उच्च होता है। तनन सामर्थ्य, खींचने की सामर्थ्य ज्यादा होती है इनकी, और इनके बीच में प्रबल अंतरा आणविक बल जो है जैसे हाइड्रोजन बल पाया जाता है। यह बल श्रृंखलाओं को एक दूसरे के पास मजबूती से बांधे रखता है, जिससे इनकी संरचना क्या हो जाती है, क्रिस्टलीय संरचना हमें देखने को मिलती है। जैसे अपन बात करें पॉलीएमाइड बहुलक, जैसे नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 6 है, पॉलिस्टर है और टेरिलीन है। ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं, फाइबर्स के उदाहरण हैं। जैसे पॉलीएमाइड बहुलक जैसे नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 6 है। पॉलिस्टर में जैसे हम बात करें टेरिलीन की बात करें तो ये किस प्रकार के हैं, बहुलक फाइबर्स होते हैं ये। अब आता है, एक तो हो गया थर्मोप्लास्टिंग, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठंडा होने पर कठोर हो जाते हैं। दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनको जैसे ही हम गर्म किया तो ये स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस बंध पाया जाता है। जैसे बैकेलाइट हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे लाइट के स्विच जो होते हैं ना, वो पिघल जाते हैं, तो पिघलने के बाद कितने कठोर हो जाते हैं, आप उनको तोड़ भी नहीं सकते। वो कौन सा प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो अंतर समझ चुके होंगे आप, थर्मोसेटिंग क्या होता है और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर बात करें तो गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद पिघलते हैं, मुलायम हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। ठंडा करोगे तो ठोस हो जाएंगे। उस प्रोसेस को आप बार बार कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का गुण ये होता है कि जैसे इसको आपने गर्म किया तो वो स्थायी रूप से क्या हो जाता है, कठोर पदार्थ में बदल जाता है। ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, अविलेय होते हैं, गर्म करने पर पिघलने के बजाय अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैसे अपन बात करें बैकेलाइट हो गया, यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन हो गया, फार्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। आपसे पूछा जाए कि बैकेलाइट क्या है, मेलामाइन क्या है, तो आप बता दोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इस टेबल का। सबसे पहला पढ़ा हमने प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक क्या होते हैं, जिनमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, अंतरा आणविक बल दुर्बल होते हैं और इनको आसानी से खींच सकते हैं, और बल हटने पर ये पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाएंगे। उदाहरण प्राकृतिक रबर हो गया, ब्यूटाडाइन एस हो गया, ब्यूना एन रबर हो गया, नियोप्रीन रबर हो गया। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहां से ही क्वेश्चन बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, वो आप याद रखिएगा। थर्मोसेटिंग जो थर्मो
प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोप्लास्टिक तो वो होता है जिनको गर्म करते हैं तो मुलायम होते हैं, पिघल जाते हैं, ठंडा करते हैं तो वापस कठोर हो जाते हैं, ताप सुगटे बहुलक या थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरिन जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। फाइबर्स में क्रॉस जो बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद इनमें देखने को मिलते हैं हमें, और पॉलीएमाइड, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 पॉलिस्टर फाइबर के उदाहरण होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें बहुलक को जब गर्म किया हमने तो स्थायी रूप से क्या हो जाता है, ये कठोर हो जाता है। उनमें क्रॉस बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, अविले होते हैं, पिघलने के बजाय, ये गर्म करने पर पिघलने के बजाय क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैसे बेकेलाइट है, यूरिया फार्मेल्डिहाइड है, रेजिन मेलामाइन है और फार्मेल्डिहाइड रेजिन जो है वो इसके उदाहरण हैं। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा आपको कि बेकेलाइट जो है वो किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो आप फट से आंसर दे दोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आज से पूछा जाएगा पॉलीथीन कौन सा बहुलक है, तो आप बता दोगे कि ये थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी है, पीवीसी कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक। आपसे पूछा जाएगा फार्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन जो है वो किस प्रकार का बहुलक है, वो थर्मोसेटिक बहुलक है। आज की क्लास हमारी यहीं पर रहने वाली है, कल इससे आगे की बात करेंगे हम, इसमें अपन नाइलॉन 66 किन से मिलकर बनता है, बेकेलाइट में कौन कौन से यौगिक जो हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, इसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।